आगे था टॉपिक विचार सौंदर्य। कविता में निहित जीवन मूल्यों और आदर्शों और उदात्त गुणों और नैतिक संदेश के द्वारा विचार सौंदर्य की अनुभूति कराने के से विद्यार्थियों में सद्वृत्तियाँ विकसित की जा सकती हैं। और कबीर, तुलसी, रहीम आदि के नीति परक दोषों में विचार सौंदर्य विद्यार्थियों में की प्रधानता पाई जाती है। और विचार तत्व को काव्य तत्व के रूप में बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। और भाव सौंदर्य को संतुलित करने में, कल्पना को अविश्वसनीय बनाने में, नियंत्रित करने में बुद्धि तत्व की प्रमुखता भूमिका है। और इसके अलावा में भी काव्य करने व कल्पना को अविश्वसनीय बनने से नियंत्रित करने में बुद्धि तत्व की प्रमुख भूमिका है। इसके अभाव में काव्य उपहास्य बन जाता है। और बुद्धि या फिर विचार सौंदर्य के अभाव में भी कई स्थानों पर बिहारी व केशव के काव्य उपहास बन करके रह गए हैं। और काव्य में विचार सौंदर्य से भी कविता की जीवन उपयोगी बनती है। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में विचार सौंदर्य को महत्व स्थान देने के कारण भी उनकी रचना प्रबंध काव्यों के श्रेष्ठ उदाहरणों में शामिल है। और काव्य में कल्पना और बुद्धि का भी तालमेल आवश्यक है। और रामचरितमानस में कवि ने लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघ भाई माई। और विचार सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के वास्तविक रूप को भी ठीक प्रकार से भी समझा जा सकता है। और काव्य रस प्रधान रचना है और इसमें विचार सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के वास्तविक रूप को भी ठीक प्रकार से भी समझा जा सकता है। और काव्य रस प्रधान रचना है जिसमें कि ग्रहण त्याग से में बुद्धि तत्व के सारे सरस प्रसंगों का चयन व निरस प्रसंगों का त्याग करके बुद्धि व विवेक पर आधारित होता है। इसी प्रकार से पाठक व श्रोता के लिए भी देश काल की मर्यादा को समझते हुए भी शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी पूर्व संबंध और साक्षेप जो कि अर्थ ग्रहण किए जाते हैं वे विचार सौंदर्य की भी पुष्टि है। और रामचरितमानस में एक स्थान पर लिखा है कि तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि पर व्याकुल भारी। और तात शब्द पिता पुत्र भाई आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन पाठक पूर्वा पर संबंध के आधार पर भी इसके ठीक अर्थ पर पहुंच जाते हैं तो इसी को विचार सौंदर्य कहा जाएगा। और महाकवि सूर्य के कूट पदों में विचार तत्व की प्रधानता है। और उसका एक पद द्रष्टव्य है कि कहत कत को वाह परदेसी की बात, मंदिर अर्धी अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। और वेद नखत ग्रह जोरी रध कर, को बरजे हम तात खात। और यहाँ पर मंदिर अरध का अर्थ घर का आधा यानी पिछवाड़ा और अर्थात पखवाड़ा 15 दिवस की कृष्ण कह गए। अब हरि आहार और फिर है शेर का आहार यानी मांस से मांस अर्थात महीना बीता जाता है। और वियोगिनी नायिका की विरह की तीव्रता का इसमें बोध हो रहा है। और वेद यानी 4 नखत नक्षत्र 27 ग्रह 9 और जोड़ी अर्थात जोड़ने पर 4 + 27 + 9 = 40 अर्घ करी चाले 40 हो रहा है। और वेद 40 का आधा यानी कि 20 अर्थात विष को बरजे हम खात अर्थात हमें कोई रोकने वाला नहीं है और हमें इसे खाएंगे। और इस प्रकार से बुद्धि तत्व पाठक को भाव तत्व तक ही पहुंचने से पूरी सहायता करता है। इसलिए बुद्धि तत्व को ही काव्य में विचार सौंदर्य कहा जाता है। शिल्प सौंदर्य में शिल्प का अर्थ होता है बनावट। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, पहला तो भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। शिल्प सौंदर्य काव्य के कला पक्ष से संबंधित है जिसमें कि छंद, अलंकार, भाषा आदि का शामिल किया जाता है। और अपने भावों को जो है सुंदर ढंग से भी अभिव्यक्त करने के लिए भी कवि सुंदर भाव शब्द योजना अपनाता है। और जिसमें कि वह अर्थालंकारों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि शब्द शक्तियों और अभिधा, लक्षणा और व्यंजना और गुणों, ओज, प्रसाद और माधुर्य तथा भावानुकूल भाषा एवं छंदों का प्रयोग करता है। और शिल्प या बनावट काव्य की रमणीयता बढ़ाने के साधन है। और कवि केशव ने भी काव्य के शिल्प सौंदर्य में अलंकारों और को आवश्यक माना है। और उन्होंने लिखा है कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषणा बिनो बिरजाही कविता वनिता मित्र। और फिर है काव्य में शिल्प की विशिष्टता कथन के रचना चमत्कार पैदा करती है। और उस चमत्कार की आत्मानुभूति को ही शिल्प सौंदर्य कहा जाता है। और कवि रहीम शिल्प ने पारकी कवि थे और उनके निम्न दोहे का शिल्प सौंदर्य दृष्टव्य है कि रहीमन जीवा बावरी, कहीं गई सर्ग पाताल, आप तो कहीं भीतर भई जूता खात कपाल। और यहाँ पर काव्य का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य भी परस्पर चमत्कारिक है। और अगर इसी बात को शिल्प कौशल के अभाव में ये कह दिया जाए कि बिना सोचे समझे बोलना विपत्ति का कारण हो सकता है तो ऊपर वर्णित चमत्कार कदापि सर्जित होने वाला नहीं है। काव्य में उचित भाषा, शब्दावली, छंद, विधान और अलंकार हुआ योजना आदि द्वारा भी जो है अर्जित शिल्प सौंदर्य से काव्य के रूप विज्ञान विधान की शोभा बढ़ती है। और काव्य में संवाद योजना भी कथोपकथन में भी शिल्प सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। नाद सौंदर्य में कविता में वर्णों और शब्दों की आवर्ती माधुर्य प्रभाव गयता लाने के लिए भी एक निश्चित यति गति का भी अनुसरण तथा तुकांत पदों और छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही कविता का नाद कहा जाता है। और नाद का संबंध ध्वनि से है। और काव्य में कई स्थानों पर ध्वनि या फिर नाद ही अर्थ को पूर्णता प्रदान करती है। जैसे
टन 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 की घंटी बोली, ग्राम बैल ने ध्यान दिया, मैक मिलन के साइकिल चलाकर काम बड़ा आसान किया। और इन पंक्तियों में टन 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 नाद उत्पन्न करने वाला तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि कंकण किंकण नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। और यहाँ पर कंकण कंकण का स्वर भी सौंदर्य इस प्रकार से व्यक्त हो रहा है कि मानो साक्षात नुपुर बज रहे हों, और काव्य में नाद सौंदर्य से वे सौंदर्य से ध्वनार्थ व्यंजना प्रकट होती है, और इसके बिना भी काव्य भावानुकूल व रसानुकूल नहीं हो सकता। पाठक नाद सौंदर्य से भी अव्यक्त भाव को ही पूर्ण कर लेता है, और नाद सौंदर्य एक प्रकार का ध्वनि चित्र है। चरक चूँ गाड़ी चली, इस पंक्ति में चलती गाड़ी का चित्र भी उपस्थित हो रहा है। फिर जीवन दृष्टि, काव्य सौदेश्य रचना है, सहितो इति साहित्य कहकर के विद्वानों ने काव्य के व्यापक स्वरूपों को परिभाषित किया है। काव्य में व्यापक लोक कल्याण का भाव होता है और परमा आवश्यक है। रचनाकार की दृष्टि से सदैव विसर्जन में भी केंद्रित होती है, क्योंकि समाज का पथ प्रदर्शक बने। और कवि गुप्त ने लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होता है चाहिए, और उसमें उचित उपदेश का भी कर्म मर्म होना चाहिए। हम उचित उपदेश के मर्म को ही जीवन दृष्टि कहा जाता है, और इस प्रकार से काव्य में समाज के लिए भी जो सकारात्मकता होती है उसे भी जीवन दृष्टि कहा जाता है। और सभी प्रकार की घृणित व उपेक्षित पात्र केकई का वर्णन करते समय कवि गुप्त ने लिखा है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है न जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और नेक्स्ट है केकई चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के कारण भी वह धन्य है। इन पंक्तियों में भरत के चरित्र की महानता प्रकट हो रही है, और ऐसे चरित्र की निर्माती माता भी धन्य है। और पद्यांश में भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, नाव सौंदर्य व जीवन दृष्टि कौशल में आत्मीय सातीकरण की पहचान के लिए भी प्राय निम्न प्रकार के प्रश्न दिए गए जाते हैं। पहले तो किसी भी पंक्ति या पर्याध्यांश का भावार्थ, दूसरा मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ, तीसरा भाव व्यंजना, चौथा छंद अलंकार आदि कला पक्ष से संबंधित प्रश्न, और पांचवा प्रश्न की ध्वन्यात्मकता, और छठा भाषा शैली संबंधी प्रश्न, और सातवां कविता का संदेश। इस प्रकार से प्रश्नों के अभ्यास के लिए भी आगे कुछ अपठित पद्यांश भी दिए जा रहे हैं, और इनका भी अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पद्यांश एक है, पहले तो कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों का सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से हर कर मुड़ते रहे तुम अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। गहरी नींद में सोने का अर्थ है उत्तर इसका बेखबर सोना। ऐसे कभी उन लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता है, उत्तर है इसका पाताल में। नेक्स्ट अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्तर इसका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, उत्तर है इसका प्रासाद। नेक्स्ट है अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, इस पंक्ति में निहितार्थ है, उत्तर है इसका कोरी कल्पनाओं में डूबे न रहने का संदेश। नेक्स्ट है अस्ताचल शब्द का विलोमार्थी है, उत्तर है इसका उदयाचल। नेक्स्ट है गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उत्तर है इसका अनुप्रास। नेक्स्ट है अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, रेखांकित शब्द है गहरी, उत्तर है इसका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है निम्न में से सकर्मक क्रिया है, उत्तर है इसका अंदर सजाना सकर्मक क्रिया है। और नेक्स्ट है पद्यांश 2, कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। कवि ने युवाओं को क्या प्रेरणा दी है, उत्तर है इसका जीवन में अपनी आन बान शान की रक्षा करते हुए अन्याय को डट करके मुकाबला करने की। नेक्स्ट प्रश्न है इस कविता में कौन सा काव्य गुण है, उत्तर है इसके अंदर ओज गुण है। और नेक्स्ट प्रश्न है कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है, उत्तर है इसका समास संबोधन का। नेक्स्ट मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, रेखांकित शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका अन्याय। और नेक्स्ट है प्रश्न की नेक्स्ट है प्रश्न कवि ने जीने के लिए भी आवश्यक माना है, उत्तर है इसका निर्भयता को। और नेक्स्ट प्रश्न व्योम फट जाए का प्रतीकार्थक है, उत्तर है इसका चाहे कितना ही अनर्थ हो जाए। और नेक्स्ट प्रश्न मरण के मुख पर चरण धरो का अभिप्राय है, उत्तर है इसका निर्भय होकर के अन्याय का मुकाबला करो। नेक्स्ट कविता की इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, उत्तर है इसके अंदर प्रसाद। नेक्स्ट छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, रेखांकित शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका प्रण। और नेक्स्ट आन का मतलब होता है प्रण। और नेक्स्ट व्योम का पर्यायवाची शब्द है, उत्तर है इसका आकाश।
और नेक्स्ट है पद्यांश 3 कि कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्प को चुनिए कि प्रेम अर्चना यही करें हम मरण अरण को वरण स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण सबको दे हम रूप रंग आदर मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का और युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर मानव के मोहांध हृदय में किए घर भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट कुत्सित शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका घृणित। और नेक्स्ट मरण को वर्ण से अभिप्राय है, उत्तर है इसका मृतक पूजा। नेक्स्ट प्रेम यानी अर्चना यही करें हम मरण को वर्ण एकांकी शब्द का अर्थ है अर्चना का, उत्तर है इसका पूजा। नेक्स्ट कवि ने युगों के मृत आदर्शों का प्रतीक कहा है, उत्तर है इसका ताजमहल को। नेक्स्ट कविता का संदेश यह है कि इसका संदेश यह है कि इंसान वही है जो कि इंसानों की मदद करे, जो जीवित इंसानों की उपेक्षा कर मृतकों के स्मारक बनवाता है वह स्वयं भी मृतक ही है। नेक्स्ट मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? उत्तर है विसर्ग संधि। नेक्स्ट मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका यहाँ पर व्यक्त भाव है, उत्तर है इसका शोभ का। और नेक्स्ट भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर एकांकी शब्द का अर्थ है अनश्वर का, उत्तर है इसका शाश्वत। और नेक्स्ट है पद्यांश 4 की कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सबसे उचित विकल्प चुनिए कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला प्रेम उन्माद यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ और सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम आओ यहाँ पर अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला प्रेम प्रमाद यहाँ पर और सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ। इन पंक्तियों में निहित भाव जिसे कि सर्वाधिक महत्व दिया गया है, उत्तर है इसका सहिष्णुता को। नेक्स्ट क्वेश्चन गुण गौरव का ज्ञान यहाँ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उत्तर है अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्माद शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका पागलपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि ने हृदय की पवित्रता के लिए किसे उपयोगी माना है, उत्तर है इसका मैत्री भाव को। नेक्स्ट 100 आदर्शों को लेकर के एक चरित्र बना ले हम, इस पंक्ति में 100 आदर्शों के किस और संकेत है, उत्तर इसका भारत की महान विभूतियों का। निम्न कविता में भारत की किस विशेषता का वर्णन है, उत्तर इसका सांप्रदायिक सद्भाव वसुधैव कुटुंब का। ऐसे भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्तर इसका पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट सब तीर्थों का एक तीर्थ जिसे कहा गया है वह है उत्तर भारत को। नेक्स्ट रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, इन पंक्तियों निहित काव्य सौंदर्य है, उत्तर है इसका बिंब विधान। अब है पद्यांश 5 कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनिए कि ये सच है जो तो अब लौट चलो तुम घर को चाके सब सुन करके अटल के कई स्वर को सबने रानी की और अचानक देखा वे दव्य तुषारावृत यथा विदु लेखा बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा वह सिंगी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। यहाँ जनकर भी मैंने न भरता को जाना सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना ये सच है फिर लौट चलो घर मैया अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान स्वयं ही पुत्र भी खोऊं। प्रश्न है यदि मैं उकसाई गई भरत के ऐसे होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, यहाँ पर केकई है, उत्तर है इसका आश्रय विभाव। नेक्स्ट भाव शिल्प की दृष्टि से किस पंक्ति में भाव संधि है, उत्तर है इसका वह सिंही अब भी ही आहा गोमुखी गंगा। नेक्स्ट ये सच है तो फिर लौट चलो घर मैया अपराधिनी हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, यहाँ पर केकई के मन में जागृत भाव है, उत्तर है इसका पाश्चाताप। नेक्स्ट तुषाराव्रत शब्द में कौन सी संधि है, उत्तर है दीर्घ संधि। नेक्स्ट चाके सब सुनकर अटल केकई स्वर को यहाँ व्यक्त भाव है, उत्तर है इसका विस्मय। नेक्स्ट वह सिंह अब ही थी हाहा गोमुखी गंगा पंक्ति में व्यक्त काव्य सौंदर्य है, उत्तर है उक्त सभी है बिंब योजना भाव संधि और प्रतीकात्मकता। नेक्स्ट कवि ने कमजोर निर्दोष को अपना सत्य स्थापित करने का विशेष साधन किसे कहा है, उत्तर है शपथ को। नेक्स्ट विधु लेखा का अर्थ है, उत्तर है इसका चांदनी। पद्यांश चल रहा है जिसमें रीड टू ट्रैक है 24 और पद्यांश चल रहा है 6, आगे था 24 है सॉरी, हाँ वो तो बोल दिया होगा।
और कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। स्वर में पावक यदि नहीं वृथा वंदन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रदन है, सिर पर जिसके असिंघात रक्त चंदन है, भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है, दानवी रक्त से पाप सभी धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं, जीवन गति है वह नित्य अरुद्ध चलता है, पहला प्रमाण पावक का वह जलता है, और शिखला निरोध निर्ज्वलन धर्म चलता है, जीवन तरंग गर्जन है चंचलता है। कविता में कौन सा काव्य गुण है? उत्तर है इसका ओज, और नेक्स्ट पहला प्रमाण पावक का वह जलता है। इस पंक्ति में कवि ने अन्याय व अत्याचार के साथ अंत हेतु किसे आवश्यक माना है? उत्तर है इसका अन्याय व अत्याचार का स्वयं मुकाबला करने को। और नेक्स्ट है प्रश्न कबीरता नहीं तो सभी विनय क्रदन है। इस पंक्ति का भाव साम्य है। उत्तर है इसका कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। नेक्स्ट प्रश्न है कवि ने अत्याचार के अंत के लिए किसे आवश्यक माना है? उत्तर है इसका शक्ति को। और नेक्स्ट है सिर पर जिसके असिंघात रक्त चंदन है। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त शब्द शक्ति शब्द अशी का अर्थ है। उत्तर इसका तलवार। ऐसे कवि ने जीवन को माना है। उत्तर है इसका निरंतर व स्वाभाविक। निर्ज्वलन में कौन सी संधि है? उत्तर इसका विसर्ग। ऐसे रक्त शब्द है। उत्तर इसका तत्सम। और नेक्स्ट है अब पद्यांश 7। कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। मैं छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फल में मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर हमें अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है इसका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है प्रस्तुत कविता में कौन सा काव्य गुण है? उत्तर है इसका प्रसाद। नेक्स्ट है सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। इस पंक्ति का भाव है। उत्तर है इसका कवि की कल्पना के अनुसार ही पैसों का पेड़ नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है मैंने गलत बीज बोए थे। इस पंक्ति में कवि का भाव है। उत्तर है इसका खेद का। नेक्स्ट है रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। इन पंक्ति में व्यक्त भाव सौंदर्य है। उत्तर है इसका ध्वनात्मकता का। नेक्स्ट है फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। उस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है इसका अनुप्रास। नेक्स्ट है मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। यहाँ कवि ने मानवीय हृदय की किस दुर्बलता को उजागर किया है? उत्तर है स्वार्थ की। नेक्स्ट है पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा रेखा अंकित पद है। उत्तर है इसका विशेषण। नेक्स्ट है बंध्या मिट्टी में न एक भी पैसा उगला, रेखांकित शब्द का विलोम है। उत्तर है इसका उर्वरा। नेक्स्ट है पावड़े बिछाना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर है इसका बेसब्री से प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है कविता का संदेश है कि उत्तर है इसका कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और नेक्स्ट है गद्यांश पद्यांश 8। निम्न कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों का सबसे उचित विकल्प को चुनिए। कि रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 ही की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, और इसको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न है कि उक्त रचना में कौन सा काव्य गुण है? उत्तर है औज गुण। जैसे मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उक्त पंक्ति में रेखांकित पद में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है इसका पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट है दिव्य शब्द का भावार्थ है। उत्तर है अलौकिक। नेक्स्ट है रानी के किस महान कार्य के लिए उसे अवतारी कहा गया है? उत्तर है इसका स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने पर। और नेक्स्ट है हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। पंक्ति का भाव है। उत्तर है इसका रानी झांसी ने अमृतप्राय देशवासियों में स्वतंत्रता की नई अलग जगह दी थी। और नेक्स्ट है रानी झांसी की वीर गाथा किस क्षेत्र के स्वातंत्र प्रेम को प्रकट करती है?
उत्तर है इसका बुंदेलखंड। नेक्स्ट है मनुज नहीं अवतारी थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अपनहुति। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्यांश में जागृत स्थायी भाव है, उत्तर है इसका उत्साह। और नेक्स्ट है प्रश्न, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, रेखांकित पद का अभिप्राय है स्वतंत्रता नारी का, उत्तर है स्वतंत्रता की प्रेरक नारी। और अब है पद्यांश 9। कविता की पंक्तियां पढ़कर के निम्न के प्रश्नों के उत्तर का सबसे उचित विकल्प चुनिए कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भरी है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, और बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी बर के झूले, और ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कहीं बली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा सी। इस पंक्ति में निम्न से किस जीवन के विषाद को और प्रकट किया गया है? उत्तर इसका परतंत्र को। नेक्स्ट ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, पंक्ति में व्यक्ति के किस भाव को जागृत किया गया है? उत्तर है इसका बंधन रहित जीवन को। और नेक्स्ट उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव है, उत्तर है इसका स्वातंत्र्य प्रेम। ऐसे कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है इसका अनुप्रास। नेक्स्ट स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, यहाँ स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? उत्तर है इसका वैभव विलास युक्त गुलामी को। और नेक्स्ट ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यहाँ व्यक्त छटपटाहट का कारण है, उत्तर है इसका परतंत्रता। नेक्स्ट इनमें से तद्भव शब्द है, उत्तर है इसमें पंछी पंख कटुक और किरण, इसमें पंछी शब्द तद्भव है। नेक्स्ट है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे, यहाँ पर व्यक्त भाव है, उत्तर दृढ़ता का। अब है नेक्स्ट पद्यांश 10। कविता की पंक्तियां पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे नीचे के उचित विकल्प को चुनिए कि मधुप गुण गुना करके कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर के गिर रही है पंक्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, और ये विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रश्न है तुम सुनकर के सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, इस पंक्ति में कवि ने समाज की किस मनोवृत्ति को धिक्कारा है? उत्तर है इसका दूसरों की अभाव पीड़ा से मनोरंजन करना। नए प्रश्न मधुप गुण गुना करके कह जाता कौन कहानी ये अपनी, इस पंक्ति में अलंकार है, उत्तर है इसका मानवीकरण। नए प्रश्न उक्त पद्यांश कवि का व्यक्त भाव है, उत्तर है इसका विषाद। नए प्रश्न तुम सुनकर के सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, यहाँ पर कवि अपने जीवन के किन तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहता है? उत्तर है इसका अभाव को। नए प्रश्न प्रवंचना शब्द का अभिप्राय है, उत्तर है छल का। नए प्रश्न इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास में, इस पंक्ति में अनंत नीलिमा शाब्दिक अर्थ है, उत्तर है इसका नीला आकाश। नेक्स्ट है मुरझाकर गिर रही है पंक्तियां देखो कितनी आज घनी, कवि ने यहाँ पर किस शैली का प्रयोग किया है? उत्तर है इसका प्रतीकात्मक शैली। नेक्स्ट प्रश्न यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ कवि ने किससे विडंबना कहा है? उत्तर है अपने जीवन के अभाव व पीड़ा को प्रकट करने क्यों। नेक्स्ट प्रश्न है मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास। और नेक्स्ट है मधुप गुण गुना करके कह जाता मैं मधुप किसे कहा गया है? उत्तर है इसका कवि का अंतर मन को। और नेक्स्ट है प्रश्न कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति में, गागर रीति का आशय है, उत्तर है इसका असफल जीवन। नेक्स्ट अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं अलंकार है, उत्तर है इसका मानवीकरण। नेक्स्ट मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी, पंक्ति में भावार्थ और संवेदना है, उत्तर है इसका जीवन कब भी चला पता ही नहीं चलता। अनेक फिर तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, रेखांकित पद से आशय है अपनी बीती से, उत्तर है इसका आत्मकथा से। अनेक फिर तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, पंक्तियों में अलंकार है, उत्तर है इसका सलेश। नेक्स्ट है पद्यांश की ये गागर रीति की पंक्ति में गागर शब्द का क्या आशय है? उत्तर है इसका जीवन।
ऐसे भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं से कवि का आशय है। उत्तर है इसका अपने जीवन की गलतियों को दूसरों को कैसे है दिखाऊं। ऐसे पद्यांश 11 कि निम्न पद्यांश का अध्ययन कर प्रश्नों का हल कीजिए कि दो बाहों से दुरस तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भूरु रेखा सी अराल अपलख नभ नील नयन विशाल माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप वह कौन विहग क्या विकल को उड़ता हरेक हरेन निज विरह शोक छाया की को विलोक पतवार घुमा अब प्रवर्तन भार। और आगे है लहरों की लतिकाओं में खिल सोसों शशि सोसों उड़ू झिलमिल फैले फूले जल में फैनिल अब उथला सरिता का प्रभाव लग्गी से ले सहज था हम बड़े घाट को तो सहो उत्साह ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत्विचार इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत है संगम ना शाश्वत नव का नीला विकास और शाश्वत शशि का यह रजत हास और शाश्वत लघु लहरों का विलास हे जग जीवन की कर्णधार सिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौकार विहार। दशें अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर है इसका उपमा। नेक्स्ट है लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि सौ उड़ू झिलमिल। इन पंक्तियों में व्यक्त काव्य सौंदर्य है। उत्तर है इसका चित्रात्मकता। नेक्स्ट है हम बड़े घाट को उत्साह रेखांकित का अभिप्राय है घाट का। उत्तर है इसका लक्ष्य। नेक्स्ट है कवि ने नदी के मध्यस्थ द्वीप को किस के समान बताया है। उत्तर है इसका शिशु के। नेक्स्ट है भर भर मुताफल खालिस्तान आगे में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है इसका पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट है धारा का कृष कोमल शरीर। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है इसका मानवीकरण। नेक्स्ट है शाश्वत शब्द का अर्थ है। उत्तर है इसका जो सदैव है वह रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ वे जग जीवन के कर्णधार किसे कहा गया है। उत्तर है इसका ईश्वर को। नेक्स्ट है अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था। इस पंक्ति में कवि ने जीवन को किस अवस्था का वर्णन किया है। उत्तर है इसका बुढ़ापा। और नेक्स्ट प्रश्न है चांदी के सांपों की रल मल नाचती रश्मियां जल में चल। इस पंक्ति में विशेष काव्य सौंदर्य है। उत्तर है इसका बिंबात्मकता। नेक्स्ट काव्यांश में जीवन को किसके समान बताया गया है। उत्तर है नौका विहार के। और नेक्स्ट है पद्यांश 12 के निम्न पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों को सरल कीजिए कि मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वे देश कौन सा है जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियाली और लहकती आनंदमय यहाँ जहाँ है वह देश कौन सा है और जिसकी अनंत घन धन से धरती भरी पड़ी है संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है और पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया क्षितिज किया सुधार वह देश कौन सा है जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी गौतम कपिल पंतजलि वह देश कौन सा है। मन प्रश्न इसमें मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है वह पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है इसका अनुप्रास। और नेक्स्ट प्रश्न है इस कविता में कौन सा काव्य गुण है। उत्तर है इसका प्रसाद। नेक्स्ट है मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है उत्तर है वह प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है वह काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। उत्तर है अनुप्रास। नेक्स्ट है सलोना शब्द का अर्थ नहीं है जो इसमें चार दे रखे हैं रसीला सुंदर नमकीन और द्रवित इसमें द्रवित नहीं है। नेक्स्ट है प्रसून का प्रवाची नहीं है जो। उत्तर है इसमें उत्पन्न। और नेक्स्ट प्रश्न है किसे संसार का शिरोमणि कहा गया है। उत्तर है इसका भारत को। नेक्स्ट है रत्नेश में कौन सी संधि है। उत्तर है इसका गुण। नेक्स्ट कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को किस प्रकार से बतलाया है। उत्तर है इसका मोहित करने वाला। नेक्स्ट पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया इस पंक्ति में भारत की कौन सी विशेषता उजागर रही है। उत्तर है इसका शैक्षिक योगदान की। 25 और पद्यांश चल रहे हैं इसमें पद्यांश चल रहे हैं और पद्यांश से 13 निम्न पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों को हल कीजिए कि गुरु तुम्हारा बंदा हूँ मैं इतना ही मेरा इतिहास
शांत हुआ वीर व्रत मेरा, लेकर एक करुण निश्वास, मारे सिंह वराह भालू बहु, मेरा जीवन था आखेट, किंतु 3 मरते शिशु पाए, चीर एक हरणी का पेट। और मेरे शर से मरते मरते डाली तुम उसने मुझ पर दृष्टि, साली मेरे रोम रोम में निरव विष विषाद की वृष्टि, भागा भव को पीठ दिखाकर, होकर भी क्षत्रिय संतान, फिर भी लज्जित नहीं आज मैं, पाया मैंने लक्ष्य महान। गर्भवती उस हिरणी का वध, खेद जनक था निसंदेह, किंतु तुम्हारे क्या दोषी थे, परित्यक्त वे जन धन गेह, हिरणी पर तो अड़ी तुम्हारी करुणा दृष्टि, शोक की सृष्टि पर जिस पर वह पड़ी हुई थी, पड़ी वह उस धरणी पर दृष्टि, वह थी स्वर्गवादपि गरियसी जननी, जन्म भूमि चिरकाल देखा उसकी, और न तुमने था बेचारी का क्या हाल, घर में घुस आए थे तस्कर, और करके उच्च हिमालय पार, खोज रहे जे किस साधनार्थ, तुम निर्जन गहन गुनाह का द्वार, और तुम किस हेतु करते हो अपनी वसुधा से वैराग्य, जहाँ जन्म पाने में सुरभि समझा कर सकते थे निज भाग्य, वृद्ध दास्ता से के बंधन में पड़े करोड़ों भाई, बंद लेने जाते हो एकाकी, कौन मुक्ति का तुम आनंद, या उस बहन बेटियों को तुम इसलिए आए हो छोड़, हर ले आए अधर्मी उनको, हंस हंस करके होड़। और हाँ गुरुदेव, मचा दी तुमने शांत हृदय में कैसी क्रांति, अब तक मानो में भ्रम था मैं था, तुमने आज मिटा दी भ्रांति, आया नहीं एक क्षण को भी इन बातों का मुझको ध्यान, दुखपूर्ण है सदा आदि में, सुखमय रहे अंत में ज्ञान। गुरु ने कहा वस्त विजयी हो, यही आज है तुझको इष्ट, मैं गुरुकुल गौरव गाया गाथा का, तुम्हें बनाता हूँ परिशिष्ट। और प्रश्न है इसमें कि तपस्वी का संसार से मोह भंग का कारण था। उत्तर है इसका हिरणी के गर्भस्थ शिशुओं की हत्या, नैवेद्य जहाँ जन्म पाने में सुर्खी समझा करते थे निज भाग्य का, कवि ने जहाँ भाग्य का जहाँ शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा है, उत्तर है जहाँ का उत्तर है इसका भारत के लिए। ऐसे तरण तपस्वी को संसार से वैराग्य होने का क्या कारण बताया गया है, उत्तर गर्भस्थ हिरणी के शिकार से उत्पन्न ग्लानि। नेक्स्ट है बेजुबानों की हत्या। नेक्स्ट है प्रश्न कि देखा उसकी और न तुमने था बेचारी का क्या हाल, यहाँ कवि का बेचारी से क्या आशय है, उत्तर जन्मभूमि से है। अनेक प्रश्न परिशिष्ट शब्द का अर्थ होता है, उत्तर है पूरक अंश। नेक्स्ट कवि ने पद्यांश में किस भावना को सर्वोपरि महत्व दिया है, उत्तर है इसका देश स्वतंत्र भाव का। नेक्स्ट साली मेरे रोम रोम में निरव विषाद की वृष्टि, रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है रोम रोम में, उत्तर है इसका पुनरुक्ति प्रकाश। और नेक्स्ट प्रश्न तुमने आज मिटा दी भ्रांति, कवि का अभिप्राय है, उत्तर है इसका मातृभूमि की रक्षा स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। अब है पद्यांश 14, निम्न पद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर हल कीजिए कि मैं सुरभि खोजता भटकूंगा वन वन बंद कस्तूरी कुरंग, ये जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व, यह द्वित्र अरे ये द्विविधा तो है मेरे प्रेम बांटने का प्रकार, भिक्षु मैं ना यह कभी नहीं, मैं लौटा लूंगा निज विचार, तुम दानशीलता से अपनी बन सजद जलद वितरो न बिंदु, इस सुख नव में मैं विचरूंगा बन सकल कला धर शरद इंदु, भूले से कभी निहारेगी कर आकर अषडमय हाश एक मायाविनी में, मैं न उसे लूंगा वरदान समझ कर जानू टेक, इस दीन अनुग्रह का मुझ पर तुम बोझ डालने में समर्थ, अपने को मत समझो श्रद्धेय, होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ, तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र, मन की परवशता वहाँ दुख में नहीं जपूंगा महामंत्र, लो चला आज मैं छोड़ यही सज्जित संवेदन भार पुंज, मुझको कांटे ही मिले धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज, और कह ज्वलनशील अंतर लेकर चल मनु चले गए थे शून्य प्रांत, रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, अब कहती रही अधीर शांत। और इसमें प्रश्न है कि इस सुख नव में भी विचरूंगा बन सकल कलाधर शरद इंदु, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्तर है रूपक। नेक्स्ट है कवितांश में मनु के मन में व्याप्त किस भाव का वर्णन हुआ है, उत्तर है इसका ईर्ष्या का। नेक्स्ट है कवि ने दुख का मूल कारण किसे बताया है, उत्तर है इसका मन की अधीनता को। नेक्स्ट श्रांत शब्द का अर्थ है, उत्तर है इसका दुखी। और नेक्स्ट प्रश्न कवि ने संचित संवेदन भारपुंज किसे कहा है, उत्तर है इसका प्रेम को। और नेक्स्ट प्रश्न मायाविनी में मैं न उसे लूंगा वरदान समझ करके जानू टेक, मायाविनी
रेखांकित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है धन के लिए। नेक्स्ट कलधर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उत्तर है राकेश। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द खुशबू के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है इसका सुरभि। अब पद्यांश 15 के निम्न पद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि नव भारत फिर चीर युगों का तिमिर आवरण, तरुण अरुण सा उदित सा हुआ परिदीप्त, कर भुवन सभ्य हुआ अब विश्व सभ्य धरणी का जीवन, आज खुले भारत के संग भू के जड़ बंधन, शांत हुआ अब युग का भौतिक संघर्ष, मुक्त चेतना भारत की एक धरती करती घोषणा, आम्र और मोर लाओ, हे कदली स्तंभ बनाओ, पावन गंगा जल भर मंगल कलश सजाओ, नव अशोक पल्लव के बंधन वार बांधाओ, जय भारत गाओ, स्वतंत्र जय भारत गाओ, उन्नत लगता चंद्रकला स्मित आज हिमालय, और चिर समाधि से जाग उठे हो शंभु, तपोज्वल लहर लहर पर इंद्रधनुष ध्वज फरार चंचल, ये निनाद करता उठ सागर सुख से विहल, धन्य आज का मुक्ति दिवस गाओ जल मंगल, भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत सात दल, तुमुल जय ध्वनि करो महात्मा गांधी की जय, नव भारत के सुयज्ञ सारथी व निसंशय राष्ट्र नायकों का है पुनः करो अभिवादन, जीर्ण जाति में है भरा जिन्होंने नूतन जीवन, और स्वर्ण संशय बांधो भूबेणी की युवती जन, और बनो वज्र प्राचीर राष्ट्र की वीर युवक गण, लो संगठित बने भारत का जीवन, हो शिक्षित संपन्न शुद्ध धातुर नग्न भग्न जन, और मुक्ति नहीं पलती दृग जल से भी हो अभिसंचित, संयम तप के रक्त स्वेद से होती होशिद, और मुक्ति मांगती कर्म वचन मन व प्राण समर्पण, और वृद्ध राष्ट्र को वीर युवक गण दो निज यौवन, नव भारत फिर से चीर युगों का तिमिर आवरण, और तरुण अरुण सा उदित हुआ परिदीप्ति कर भुवन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ है? उत्तर है इसका उपमा। और ऐसे कवि राष्ट्र के नेताओं को पुनः आवेदन करने को कहता है, क्योंकि उत्तर है इसका उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी जनता में उत्साह में शक्ति का संचार किया है, और न कुछ मुक्ति नहीं पलती दृग जल से हो अभिसंचित। पंक्ति का आशय है, उत्तर इसका आशय है कि स्वतंत्रता की रक्षा भावुक होने से नहीं हो सके, और न फिर शांत हुआ अब युग युग का भौतिक संघर्षण। उक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त अलंकार है युग युग में। उत्तर है इसका पुनरुक्ति प्रकाश। नए विषय हो शिक्षित संपन्न सुत्ता धुर नग्न भग्न जन्म। इस पंक्ति में भारत में किस स्थिति का पता चलता है? उत्तर है सभी का। एक तो विपन्नता, दूसरा शिक्षा, तीसरा है गरीबी, और नए मुक्ति मांगती कर्म वचन मन व प्राण समर्पण। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उत्तर है इसका अनुप्रास। और नए कवि ने भारत की आज़ादी का पूरा श्रेय देते हुए किसे नव भारत का सुयज्ञ सारथी कहा है? उत्तर है इसका स्वतंत्रता को। नेक्स्ट युगों का तिमिर आवरण किसे कहा गया है? उत्तर है इसका परतंत्रता को। नेक्स्ट तत्सम शब्द है, उत्तर है इसका आम्र। नेक्स्ट शस्य का अर्थ है, उत्तर है इसका फसल। नेक्स्ट कवि ने भारत की स्वतंत्रता को मांगलिक उत्सव की तरह मानते हुए स्वतंत्रता के लिए निम्न में से किसे आवश्यक माना है? उत्तर है इसका समर्पण को। नेक्स्ट है प्रश्न उन्नत लगता चंद्रकला स्मित आज स्थिर रेखांकित शब्द का अर्थ है स्मित का। उत्तर है इसका प्रसन्न। और नेक्स्ट है अब चैप्टर वाक्य रचना में वाक्यों के प्रकार तथा पदबंध, और इसमें परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य विख्यात योगांताकांक्षा सन्निधि युक्त पदोचित्ते, अर्थात जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हो वह पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। और पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीत ही कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की कसौटियां हैं, वह तो सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा आसक्ति या फिर निकटता, और पांचवा पदक्रम, और छठा अन्वय। सार्थकता में वाक्य में सदैव ही सार्थक शब्दों का ही महत्व रहता है। निरर्थक शब्द तभी आते हैं कि जब वे वाक्य में कुछ अर्थपूर्ण स्थिति को होते हैं। जैसे बकबक अपने आप में निरर्थक शब्द है, और जब ये शब्द किसी भी प्रश्नवाचक के साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि क्या बकबक लगा रखी है, तो इन शब्दों में सार्थकता आ जाती है। और योग्यता वाक्यों के पदों का प्रसंग के अनुकूली भाव बोध अर्थात अर्थ ज्ञान कराने की भी क्षमता ही योग्यता कहलाती है। यदि वाक्य में व्यक्त अर्थ में असंगति होगी तो वाक्य अपूर्ण कहा जाएगा। जैसे पहले तो माली आग से उद्यान सींचता है, दूसरा हाथी को रस्सी से बांधा है। उक्त वाक्य में प्रथम वाक्य में आग से सींचना धर्म विरुद्ध है, और क्योंकि
आग का कार्य जलाना है और सींचना है नहीं। दूसरे वाक्य में हाथी को रस्सी से बांधने की भी बात की अनुचित है, और क्योंकि वह लोहे की जंजीरों में भी बांधा जाता है। और अतः दोनों ही वाक्यों में भाव या फिर अर्थ की असंगति है, अतः ये दोष मुक्त युक्त है। फिर आकांक्षा, वाक्य के शब्द एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं, और इसलिए भी वाक्य के किसी भी भाव को पूर्ण रूप से भी समझने के लिए भी एक पद को सुनकर के दूसरे पद को सुनने की उत्कंठा सहज ही उत्पन्न होती है, और इसे ही आकांक्षा कहा जाता है। जैसे जैसे भूखे बच्चे से माता कुछ शब्द से हाँ बेटा कह दे, तो बालक अगला शब्द हाँ दूध लाती हूँ और सुनने को लालायित रहेगा, और जब तक माता दूध लाती है वाक्य को पूरा ना सुन ले। यही आकांक्षा है कि उसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। फिर है आसक्ति या फिर निकटता में योग्यता और आकांक्षा के साथ में वाक्य के शब्दों में परस्पर सानिध्य भी आवश्यक है, और अन्यथा अर्थ समझने में कठिनाई होती है। उदाहरणार्थ जैसे हम आज कहें वायुयान और कल कहें उड़ता है, तो निश्चित रूप से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों पदों का समीप होना भी आवश्यक है, और तभी वायुयान उड़ता है और वाक्य पूर्ण होगा। फिर पदक्रम में वाक्यों में प्रयोग करने के लिए ये शब्दों का भी सही व्याकरण अनुसार यथा क्रम प्रयोग करना आवश्यक है, और पद क्रम के अभाव में भी कुछ अर्थ निकल जाता है, और इस प्रकार से विचारों का सही संप्रेषण नहीं हो सकता। जैसे उत्थान देश परिश्रम अपना वाले हैं करते करने, वाक्य तभी वाक्य कहलाएगा जबकि इसे यो सही ढंग से निम्न प्रकार से व्यवस्थित लिखा जावे। परिश्रम करने वाले देश अपना उत्थान करते हैं, और खरगोश को भी काट करके गाजर खिलाओ। वाक्य में पद क्रम संबंधी दोष होने से अर्थ का अनर्थ हो रहा है, अतः इसे खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ लिखने से ही सही अर्थ बोध होगा। फिर अन्वय है। अन्वय शब्द का अर्थ होता है मेल, और वाक्य में क्रिया के साथ में लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि का भी अनुकरणात्मक व व्याकरणात्मक मेल होना आवश्यक है। और जैसे कि मछलियां पानी में तैर रही हैं, यहाँ पर मछलियां कर्ता पद और प्रथम क्रम पर है, तथा तैर रही हैं अंतिम क्रम पर भी और पानी में, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण मध्य क्रम पर है, और अतः उचित अन्वय के कारण भी यह वाक्य पूर्ण सार्थक सिद्ध हुआ है। फिर वाक्य के साहित्य के संबंधी गुण है। पहले तो स्पष्टता, दूसरा समर्थता, तीसरा है श्रुति मधुरता, और चौथा है लचीलापन, और पांचवा है विषय का ज्ञान। वाक्य के अंग या फिर घटक हैं। प्रत्येक वाक्य के दो अंग खंड होते हैं। पहला तो है उद्देश्य, दूसरा कर्ता, और दूसरा है विधेय। उद्देश्य में वाक्य के जिस व्यक्ति या फिर वस्तु के विषय में भी कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः वाक्य में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और ऐसे वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे पहला बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है, और दूसरा महात्मा गांधी विश्व बंधु हैं, और तीसरा तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती है। उपयुक्त वाक्यों में बुढ़ापा, महात्मा गांधी, तेजस्वी व्यक्तियों और आदि उद्देश्य है, और क्योंकि वाक्यों में इन्हें विषय के कुछ कहा गया है, और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार दोनों ही आते हैं। और जैसे वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, और यहाँ पर रेखांकित पद बंद कर्ता के विस्तार को भी अभिव्यक्त करता है। और फिर विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में भी जो भी कुछ कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे गीता लिखती है। दूसरा इस कक्षा का नायक अध्यापक के पास में गया है, और तीसरा मैं दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से मिलने गया, और पहले जो है वाक्य में लिखती है, और दूसरे वाक्य में अध्यापक के पास में गया, तथा तीसरे वाक्य में दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से मिलने गया, और क्रम से विधेय है, और कर्ता के अलावा से सभी पद विधेय होते हैं। फिर है इसमें क्रम संख्या, वाक्य, उद्देश्य और विधेय। पहला है परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, उद्देश्य है परिश्रमी व्यक्ति, और विधेय इसका सफल होना। और दूसरा है वाक्य है तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा, उद्देश्य इसका तेजस्वी चाणक्य, और विधेय इसका मंत्री बनने में सफल रहा। और तीसरा है वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, इसका उद्देश्य है वीर हनुमान ने, और विधेय इसका हो गया लंका में आग लगा दी। और चौथा है सीता पुस्तक पढ़ती है, और इसमें है उद्देश्य है सीता, और विधेय हो गया इसका पुस्तक लिखती है। और नेक्स्ट है वाक्य मोनिका लिख कर ही उठेगी, इसका उद्देश्य हुआ मोनिका, और विधेय हो गया इसका लिख कर ही उठेगी। और